हेलो फ्रेंड्स। शीशे में बाल आ ही गया। तीन औरतें तीन कहानियाँ। हम चार बहनें थी, हमारा एक ही भाई था जो बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ। वालिद ने इसका नाम उमर दराज रखा। अब तो यूं लगता था कि जैसे वो सिर्फ उमर दराज के लिए ही जीते हैं। बेटी की पैदाइश के बाद तो जैसे वो इसमें खो से गए थे और हर किसी को बेटे के मुकाबले में कमतर और हकीर जानने लगे थे। वालदा और दादी अक्सर इनको समझाती थी कि ऐसा मत करो, बेटे और बेटियां सभी माँ बाप के लिए एक जैसे मीठे फल हैं। एक की चाहत में दूसरों की बेकदरी मत किया करो। मगर ये बात कभी बाबा जान की समझ में नहीं आई। खैर, वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ हम सब भी बड़े हो गए। हम दादा जान के साथ कयाम पजीर थे और हमारा छोटा शहर गांव नुमा था, जहां रोजगार के ज्यादा वसाइल ना थे। वालिद साहब मुलाजमत पेशा थे। जब तक हम छोटे थे तो गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर इनकी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया। तभी एक दिन इन्होंने मुलाजमत को खैरबाद कह दिया और एक दोस्त के कहने पर बैरून मुल्क जाकर कमाने की सोचने लगे। मेरे वालिद का वो दोस्त इन दिनों कुवैत में था और वहाँ खूब कमा रहा था। गांव वाले इसको दीनू कहते थे। इसने बाबा जान की कुवैत जाने में मदद की और यूं मेरे वालिद को भी दयारे गैर जाकर किस्मत आजमाने का मौका मिल गया। किस्मत ने यारी की। बाबा जान को दीनू चाचा की मदद से अच्छी मुलाजमत मिली और यूं हमारे भी दिन फिर गए। वो कुवैत से काफ़ी रकम दादा जान को भेजने लगे। चंद माह तो वो इसमें से माकूल खर्चा अम्मी को देते रहते। फिर इन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया। कहते थे कि मेरा बेटा परदेश में मेहनत कर रहा है, इस कमाई को यूं नहीं उड़ा देना चाहिए बल्कि जमा करना चाहिए। हम दादा और दादी जान के किचन से खाते और बहुत थोड़ी सी रकम वो अम्मी को देते। बाबा जान का भेजा हुआ बाकी रुपया अपने दूसरे बेटे के हवाले कर देते कि इस रुपये को बैंक में जमा करते जाओ। राशिद चचा ने अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया, तो लिहाजा वो वालिद की भी कमाई को अपने ही अकाउंट में डालते थे। काफ़ी अरसा यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। अम्मी जान को खबर ना थी कि इनके शौहर की कमाई कितनी है, किधर जा रही है और कौन कितने खर्च कर रहा है। वो तो बस दम सादे रोटी और सालन पर गुजारा कर रही थी। हमको ज़िंदगी की वो आसाइशें हासिल ना हो सकी जिनके हमने ख्वाब देखे थे। गर्ज बाबा जान कुवैत में दिन रात मेहनत करके अपनी कमाई दादा को भिजवाते रहे और हमारे तीन चचा इस रकम को पानी की तरह बहाते रहे। 3 साल बाद वालिद छुट्टी पर आए। हालात का जायजा लिया तो इन पर इंकशाफ हुआ कि वालिद और भाइयों ने इनका भेजा हुआ रुपया खुद खर्च कर दिया है। इन्होंने एक छोटा सा मकान खरीदा और हमको इसमें शिफ्ट कर दिया ताकि अपना किचन हो और अपना अच्छा खा पी सकें, और ख़र्चा भी मामू को भिजवाने लगे ताकि अम्मी को हर माह माकूल रकम मिलती रहे। ये मकान ददियाल वालों से कुछ दूर एक नए महल्ले में मिला था। यहाँ हम अपनों से दूर अकेले हो गए। बेशक मामू हमारी खबरगिरी को आते रहते थे, लेकिन वो हर रोज़ तो नहीं आ सकते थे। इन दिनों मेरा भाई 7वीं जमात का तालिबे इल्म था और वालिद इसकी तालीम और मुस्तकबिल की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की फ़िक्र में लगे थे। इस नए मोहल्ले में जलील नामी शख्स का घर था। वो खुद तो शरीफ आदमी था, मगर इसका बेटा ज़हीर एक निकम्मा और आवारा लड़का था। इसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था और बुरे लड़कों से दोस्ती कर ली थी। मेरा भाई इस महल्ले में नया था और इसको यहाँ के हालात का भी कुछ इल्म ना था। वो सीधा साधा और भला मानस था, जबकि ज़हीर एक शातिर शिकारी बन चुका था। वो अपने से कम उम्र लड़कों के साथ दोस्ती करता और इनको बुराई की तरफ मायल करने के चक्कर में रहता था। न जाने कैसे मेरे भाई से अब इसकी शनासाई कर ली। शुरू में तो मेरे भाई ने इसकी नीयत को ना पहचाना, लिहाजा वो इसको चौक में रोककर बातें करने लगता तो उमर दराज इसके साथ खुश इखलाकी से हाथ मिलाता और बातचीत कर लेता। महल्ले के दूसरे अच्छे लड़कों ने भाई को मना किया कि इस बदमाश से दूर रहो और अगर ये तुमको रोके तो रुक कर बात का जवाब देने के बजाय किनारा कर लिया करो। उमर दराज ने फिर ऐसा ही किया। ज़हीर मगर बाज ना आया। जब उमर दराज घर से बाहर निकलता वो इसको बुलाता, इसे तंग करता और पीछा करता। गर्ज इसने मेरे भाई का घर से निकलना दो भर कर दिया। यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाता इसका ताक़ुब करता और छुट्टी के वक्त इसको रास्ते में घेर कर रोकने और हम कलाम करने की कोशिश करता। इसके इस वालेहाना अंदाज से उमर दराज बेहद परेशान रहने लगा। वो अब स्कूल जाने से डरता था और घर से बाहर निकलने से भी इनकारी होता। तो वालदा परेशान हो गई और एक रोज़ वो ज़हीर के घर गई। इसकी वालदा को सूरत हाल बताकर कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, वरना बात मर्दों में गई तो झगड़ा हो जाएगा। ज़हीर की माँ ने कहा कि मैं इसको समझा लूँगी, तुम बात को मत बढ़ाना। इस औरत के इत्मीनान दिलाने पर मेरा भाई फिर से स्कूल जाने लगा। कुछ दिनों तक ज़हीर थमा रहा। वो ना उमर दराज के पीछे आता और ना ही इसने इसको रास्ते में रोककर तंग किया। इस खौफ का इसने ये हल निकाला कि महल्ले के एक लड़के अशर को, जो इसकी क्लास में पढ़ता था, अपना दोस्त बना लिया और अब वो अकेला जाने के बजाय अशर के साथ स्कूल आने जाने लगा।
दोनों अच्छे दोस्त ही नहीं भाई बन गए। अशर बज़ाहिर अच्छा लड़का था और शरीफ फैमिली से था। इसकी वालदा भी हमारे घर आने जाने लगी। मेरे भाई के साथ भाईचारा इस कदर बढ़ा कि वो हमारे घर में आने जाने लगा और हम बहनें भी इसको भाई कहकर बुलाने लगीं। ख़ास तौर पर मैं अशर को उम्र दराज की वजह से ज़्यादा अहमियत देने लगी और सगे भाई जैसा ही समझने लगी कि वो ज़हीर से इसकी हिफाजत करता था। ये इतवार का दिन था और स्कूल की छुट्टी थी। सुबह को हम ज़रा देर से उठे। अम्मी की तबीयत ठीक ना थी। उमर दराज को इन्होंने नाश्ते के पैसे दिए और वो हाथ मुंह धोकर सुबह 9 बजे के करीब चौक की तरफ गया। सामने ही छोले वाले की दुकान थी। जब इसने चौक क्रॉस किया तो इसको पीछे से ज़हीर ने आवाज़ दी, उमर दराज रुको और मेरी बात सुन लो। भाई ने जब पीछे मुड़कर देखा वो मोटरसाइकिल थामे खड़ा नजर आया। उमर दराज उससे बात नहीं करना चाहता था, लिहाजा तेज तेज कदमों से चलने लगा। इसको तेज कदमों चलते देखकर ज़हीर ने दोबारा कहा, उमर ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। भाई ना रुका और वो तकरीबन दौड़ने लगा, जिस पर वो बदनीयत मोटरसाइकिल पर बैठकर इसके पीछे आया। बाइक की आवाज़ से उमर दराज और भी ज़्यादा खौफजदा हो गया और दौड़ने लगा। तभी इस लड़के ने भी अपनी बाइक को फुल स्पीड दे दी। यूं वो उमर दराज की कमर से जा लगी और वो उछलकर बढ़ई की दुकान में आरे पर जा गिरा। आरा इसके जिस्म के आर पार हो गया और इसी लम्हे मेरे मासूम भाई की मौत वाक़ई हो गई। बढ़ई ने इसी वक्त दुकान खोली थी और वो अभी अपने सामान को तरतीब दे रहा था। ज़हीर तो वहाँ से भाग गया। बढ़ई ने आकर वाक़ये की इत्तला दी और हमारे घर कोहराम बरपा हो गया। अम्मी ने एक पड़ोसी के ज़रिए मामू को इत्तला कराई। हमारा तो एक ही भाई था। मेरे वालिदैन के घर का वाहिद चिराग बुझ गया था। इनकी दुनिया अंधेर हो गई। वालिद साहब इत्तला मिलने पर घर आ गए, मगर जाने वाला तो जा चुका था। जिस तरह हमको अपने इकलौते भाई की नागहानी मौत का सदमा था, इसका हम जमात और दोस्त अशर भी गम से निढाल था। अम्मी इसको बुलाकर गले लगाती और रोती। हमको भी इसे देखकर उम्र दराज की याद आती और वो अशर से बातें करके सुकून मिलता। ये सानेहा दिल खराश था। मेरे वालिदैन की ऐसी हालत थी जैसे इनके जिस्म से किसी ने तमाम खून निचोड़ लिया हो। उम्र दराज के बाद वो जीते थे और ना मरते थे। वालिद तो अपनी उम्मीदों के चिराग के बुझ जाने से ज़िंदगी से मुंह फेर बैठे थे। खुदा इसी आजमाइश में किसी को ना डाले। मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में औलाद नरीना को खो देने से एक बहुत बड़ा खला आ गया था। मैं भी जब उम्र दराज जितने किसी लड़के को देखती तो बेअख्तियार भाई पुकारने लगती थी। बेटे की नागहानी मौत ने बाबा जान की कमर तोड़ डाली थी। वो इतने दिलगीर हुए कि दोबारा कुवैत ना गए। इनमें काम करने की हिम्मत बाकी ना रही थी। कुछ ही अरसे बाद हम माली मुश्किलात का शिकार हो गए। मकान फरोख्त करके किराए का मकान ले लिया। वालिद ने ज़ाती काम शुरू किया, मगर कामयाबी ना मिली। टूटे हुए दिल के साथ जो काम शुरू करते वो ठप हो जाता। औलाद में सिर्फ लड़कियां थीं, इनके बारे में भी सोचना था। बाजी ने चाहा मुलाजमत करे। मामू को इल्म हुआ, वो आड़े आ गए और मेरी बहन का रिश्ता अपने बेटे के लिए ले लिया। चचा ने भी इनकी देखा देखी मेरा रिश्ता मांग लिया, जबकि इनके बेटे सुलेमान को मैं नापसंद करती थी और अपने मामू के दूसरे बेटे से शादी की मुतमन्नी थी। मगर दादा जान ने दबाव डालकर मेरा रिश्ता सुलेमान से करा दिया। यूं वालिद साहब के कंधों से दो बेटियों का बोझ हल्का हो गया। एक रोज़ मैं वालदा के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई। वहाँ शादी की तकरीब थी तो इनके बेटे असलम को देखकर खोसी गई, क्योंकि वो मेरे भाई उमर दराज से बहुत ज़्यादा मिलता था। मुझे लगा जैसे मेरा मरहूम भाई सामने हो। बेख्तियार जी चाहा कि इससे बात करूं, सो मैंने पहल कर दी और इसे सलाम किया। इसने भी खुश दिली से जवाब दिया तो मैंने इसको अपना भाई बना लिया। चूँकि इनका घर दूर था, मैं इससे ना मिल सकती थी, लिहाजा ख़त लिखने लगी। गर्चा मैं भाई असलम के खिताब से ही ख़त शुरू करती थी, लेकिन इसने बाद में मुझसे फ़ोन पर उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी, तो मैंने इससे कतई ताल्लुक़ कर लिया और अशर भाई को ये बात बता दी। इसने असलम को खूब बुरा भला कहा और तंबी की कि वो आइंदा मुझे फ़ोन ना करे। यूँ असलम से मुझे निजात मिल गई। इस वाक़ये के बाद मेरे मुंह भोले भाई अशर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। मैं नहीं जानती, लेकिन जब मेरी मंगनी सुलेमान से होने लगी, वो परेशान और उदास हो गया और हमारे घर आना छोड़ दिया। इसने अपनी वालदा से कहा कि आप उमर की वालदा से सोहा का रिश्ता मेरे लिए मांगें, वरना मैं उम्र भर किसी और से शादी ना करूँगा। इसकी माँ ने अम्मी को ये बात बताई। तब मुझे इल्म हुआ कि वो मुझको बहन की तरह नहीं समझता था। मैंने इससे कलाम तर्क कर दिया और अपने जज्बात जो एक बहन के अपने भाई के लिए होते हैं, इनको मसल दिया। अब मैं खामोश रहने लगी थी। इन हंगामों से दूर निकलती चली गई जो जिंदा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा रखते हैं। इस कनूतियत का ये असर हुआ कि मैं बीमार हो गई। मुझे तो बस यही गम रहता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं अपना भाई कहकर पुकार सकूं। वो वक्त भी आ गया जब मेरी शादी की ढोलक बजने लगी और मैं रुखसत होकर वालिद के घर से चचा के घर आ गई। शादी के बाद अंदाज़ा हुआ कि ख्वामख्वाह सुलेमान से चिढ़ती थी, वो ऐसा भी बुरा नहीं था। इसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, तो मेरे दिल में भी इसकी चाहत और एहतराम पैदा हो गया।
सुलेमान और ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे, अपने घर में खुश और मुतमईन थी कि एक रोज़ अचानक एक ख़त मिला जो मेरे शौहर ने वसूल किया। इस ख़त में मेरे बारे में कुछ गलत बातें लिखी गई थीं। मेरे शौहर ने ख़त का सख्ती से नोटिस लिया और पूछा कि ये असलम कौन है, ये तुमको इस कैसे जानता है। मैं इनकार ना कर सकी, बताया कि असलम को मैंने अपना मुंह बोला भाई बनाया था, मगर वो अच्छा लड़का ना निकला तो इससे कतई ताल्लुक़ कर लिया। वो बुझ कर रह गए, तहम इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि आइंदा किसी को भाई मत बनाना। मैंने शुक्र किया कि सुलेमान ने अपने अच्छे ज़र्फ़ की वजह से मुझे माफ़ कर दिया था। अगर वो शक व शुबे में मुब्तला हो जाते तो मैं क्या करती। इस वाक़ये के थोड़े दिनों बाद एक रोज़ मैं सुलेमान के साथ मैके में थी। अम्मी ने हमको खाने पर बुलाया हुआ था कि अशर की बहन आई और मेरी बहन से कहा कि अशर ने कुछ खा लिया है, क्योंकि अम्मी इसकी शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी और इसने तुम्हारी बहन सोहा की खातिर शादी ना करने की कसम खाई थी। जब माँ ने ज़बरदस्ती मंगनी कर दी तो भाई ने जहरीली गोलियां खा लीं, इनको अस्पताल ले गए हैं। दुआ करो ठीक हो जाएं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और मेरा चेहरा फक हो गया। सुलेमान अशर की बहन की गुफ्तगू सुन चुके थे, हालांकि वो साथ वाले कमरे में मेरी बहन को ये सब बता गई थी। बस फिर क्या था, उन्होंने मुझसे पूछा कि अब ये अशर कौन है जो तुमसे शादी करना चाहता था और जिसने जहरीली गोलियां खा ली हैं। मैंने कहा कि उमर दराज का ताल्लुक, उमर दराज का दोस्त था और वो क्लास फेलो भी था। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक था? मेरा तो वो भाई बना हुआ था। ये कैसे मुमकिन है कि इतने लड़के तुम्हारे मुंह बोले भाई हैं और इसने जहर फाँक लिया है? इनके घर में ऐसा क्या झगड़ा हुआ? ज़रूर दाल में कुछ तो काला है। खुदा की कसम, इसको भी मैंने भाई बनाया था, लेकिन मुझे खबर ना थी कि इसके दिल में मेरे बारे में क्या जज्बात हैं। बकवास मत करो। क्या तुम अकल की अंधी हो या मैं ही बेवकूफ़ दिखता हूँ तुमको? एक लड़की एक बार ही किसी को अपना भाई बना सकती है, बार बार नहीं। तुम मुझको अहमक समझती हो क्या? सुलेमान ने मुझको इस तरह बुरी तरह झड़का कि अपना सा मैं मुंह लेकर रह गई। मुझसे एक लफ्ज़ भी ना बोला गया और मैं फिर रोने लगी। मामला खासा गंभीर हो गया था। एक तरफ अशर के अस्पताल पहुंच जाने का मलाल, दूसरी जानिब सुलेमान को संभालना मुश्किल हो गया, जिसके दिल में शक घर कर चुका था। वो बरहम थे कि आखिर मैंने किस किस को भाई बनाया हुआ था, जो अब मेरे लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। इनके दिल में बाल आ चुका था। मैंने लाख कस्में खाई मगर इनके शक व शुबे को ना मिटा सकी। इन्होंने मुझे मैके छोड़ा और ख़ुद अपने घर चले गए। तब के गए फिर कभी ना लौटे कि अपनी सफाई में कुछ कह सकती। मुझे तलाक भी ना दी और अपने घर में भी ना बसाया। ये होती है मर्द के दिल में शक की कदूरत, जो मोहब्बत के चमकते दमकते आईने को गदला कर देती है। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।